कई बार सच बहुत अजीब निकलकर सामने आता है। जी हाँ, हम जो सुनते हैं हमें उसके ऊपर विश्वास ही नहीं होता। और आज मैं आपको एक नहीं दो लगातार स्टोरी सुनाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और यकीन मानिए आपको दोनों ही स्टोरीज पर विश्वास नहीं होगा। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। और हाँ यार, पॉडकास्ट का चैनल ये है, इसके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज अब आने लगी हैं, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वहां मैं एक और कल नई स्टोरी डालने वाला हूं। सन 1949 में केन रेक्स मैक्लोरी नाम का एक लड़का जिसने अपना स्कूल छोड़ दिया था और अब वो अमेरिका के मिजोरी में बने हुए एक छोटे से शहर स्किडमोर के अंदर शिफ्ट हो चुका था और वहीं अब इसने अपनी जुर्म की दुनिया को स्टार्ट किया। सबसे पहले इसने शुरुआत करी चोरियां करने से। जी हाँ, यहाँ इस छोटे से शहर में रहने वाले लोगों के घरों के बाहर अपना ट्रक खड़ा कर देता और इंतजार करता सबके सो जाने का। और जब सब सो जाते तो वो उनके गार्डन वगैरह से उनके पालतू जानवर, उनकी फसलें, उनके इंस्ट्रूमेंट्स, उनके कुछ भी चीजें हो जो बेची जा सके, वो उनको उठाकर सीधा अपने ट्रक में लोड करता और वहां से फरार हो जाता। और अगर कोई मालिक उसे ये करते हुए देख लेता कि उसके घर में चोरी हो रही है और वो जाकर उसे बाहर टोकता, तो वो सीधा अपनी राइफल अपने कंधे पर जो टंगी होती थी वो उसे निकालता और सीधा उस मालिक के ऊपर तान देता और कहता कि चुपचाप अंदर चले जाओ और कभी भी इसको पुलिस के सामने रिपोर्ट करने की कोशिश मत करना। अब क्योंकि ये आदमी 150 किलो का था, हट्टा कट्टा था, छोटी सी उम्र में ही इसका वेट बहुत ज्यादा हो चुका था, लंबाई अच्छी थी, तो लोग इससे डरते थे और लोगों को पता था कि ये लड़का यहाँ रहने वाला जो ये मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है और ये कभी भी कुछ करने से पहले सोचता नहीं। तो अगर इसने हमारे यहाँ चोरी करी है तो कोई बात नहीं, इसे आराम से कर लेने दो। और जस्ट वो अंदर चले जाते और ये उनका सामान लेकर अपने ट्रक में लोड करके वहां से निकल जाता। अब रेक्स का ये काम डेली का हो चुका था। वो वहां रहने वाले लोगों के घरों में चोरियां करता और अब उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो बजाय सिर्फ बाहर बाहर के बल्कि लोगों की आंखों के सामने उनके घर के अंदर घुस जाता और वहां जाकर चोरियां करता। अब सोचकर देखिए, आपकी आंखों के सामने आपके ही घर के अंदर कोई चोरी करे और आप कुछ ना कर पाए, ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। और यहाँ लोगों को गुस्सा आने लगा, लेकिन गुस्से का भी क्या करे, वो जाकर पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि ये अपने कंधे पर राइफल टांग कर रखता था और जो भी उसके ऊपर देखने की भी कोशिश करता उसे ये सीधा उसको राइफल दिखा देता। अब सभी डरे हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए। एक दो लोग गए भी, लेकिन जो गए थे ये उनके साथ बहुत बुरा करने वाला था। ये उनके घर के बाहर रुक जाता। जी हाँ, जैसे ही इसे पता चलता कि इस व्यक्ति ने इसकी रिपोर्ट करी है, ये जस्ट रात होने का इंतजार करता और रात होते ही उस घर के बाहर चारों तरफ चक्कर लगाने लगता, मंडराने लगता वहां पर। और पूरी रात मंडराने के बाद सुबह जाने से पहले हवाई फायरिंग करके जाता और ये चेतावनी देकर जाता कि अगर तुमने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो अगले दिन का सूरज तुम नहीं देखोगे। अब अगर इन सब से काम नहीं चलता उसका, तो उसने इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला हुआ था। जी हाँ, उसने अपने राज्य के सबसे बेस्ट वकील को यहाँ हायर किया हुआ था। जी हाँ, एक ऐसा वकील जिसके केस लड़ने पर लगभग केस जीता ही मान सकते थे आप। और वो वकील रेक्स के केसेस लड़ता था। और उस वकील ने ही कहा कि मुझे याद नहीं कभी रेक्स ने एक रात भी जेल के अंदर बिताई हो। जैसे ही पुलिस उसे उठाकर लेकर जाती वो तुरंत यहाँ उसकी जमानत भी करवा लेता। रेक्स फिर से बाहर। अब इतनी खुली छूट किसी को मिली हुई हो तो वो कैसे यहीं तक रुकेगा। जी हाँ, रेक्स यहाँ आगे बढ़ा और उसने अब छोटी लड़कियों को और यहाँ महिलाओं को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। और 70 के दशक में जब यहाँ अब रेक्स की उम्र तकरीबन 40 के आसपास की हो चुकी थी, उसे इसी स्किडमोर में रहने वाली एक 12 साल की ट्रीना नाम की लड़की से बहुत ज्यादा प्यार हो गया। अब वो जब भी उसे देखता वो उसे छेड़ता, उसे पकड़ लेता, उसे अपने साथ ले जाता। लेकिन अब बेचारी वो 12 साल की थी, वो क्या ही कर सकती थी। उसने जाके अपने पेरेंट्स को बताया और जब उसके पेरेंट्स ने पुलिस में कंप्लेंट करना चाहा तो वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकले पुलिस स्टेशन जाने के लिए, रेक्स सामने ही खड़ा था और राइफल लेकर खड़ा था और कहा कि अभी जो मैं करने वाला हूं वो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। जी हाँ, उसने अपने ट्रक में रखी एक पेट्रोल की बोतल को निकाला और उसके ऊपर, जो आपको पता ही होगा पेट्रोल पंप कैसा होता है, उसके ऊपर वो रुई सी निकली होती है और उसको आग लगाती है। अगर हम फेंक देते हैं तो वो कहीं भी धमाका कर देती है। और ऐसा ही कुछ उसने यहाँ किया ट्रीना के घर वालों के साथ। जी हाँ, उसने उस बोतल में आग लगाई और जस्ट उनके घर के बाहर फेंक दी और वो घर जो था उनका वो आग पकड़ चुका था। अब क्योंकि वो घर जल रहा था, उसके अंदर एक डॉग भी मौजूद था। घर के सारे मेंबर जो थे वो तो बाहर खड़े थे, लेकिन डॉग जो था वो अंदर ही जलकर मर गया। पूरा घर अब तबाह हो चुका था। और यहाँ रेक्स ने अब ट्रीना के पिता से कहा कि अगर तुमने अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में नहीं दिया और हमारी शादी के सर्टिफिकेट पर साइन नहीं किए, हमारा पूरा पेपर वर्क कंप्लीट नहीं करवाया, तो अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारा घर जलाया है, इसके बाद मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जला दूंगा। अब मजबूरन ट्रीना के पिता को ये काम भी करना पड़ा। उन्होंने यहाँ
रैक्स द्वारा बनवाए गए पेपर्स पर साइन कर दिया। रैक्स को पता था अगर ये पेपर्स उसके पास होंगे तो उसकी और ट्रीना की शादी लीगल मानी जाएगी और कोई उसके ऊपर किसी भी तरह का केस नहीं कर पाएगा। अब सोचकर देखिए, कहां 40 का वो अधेड़ उम्र का आदमी और कहां सिर्फ 12 साल की ट्रीना। और अब यहाँ रैक्स ट्रीना को लेकर अपने घर पहुंचा और यहाँ शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही ट्रीना ने एक लड़की को जन्म दिया। लेकिन यहाँ ट्रीना ने जैसे इस बच्ची को जन्म दिया, उसको लेकर वो वहां से भागकर सीधा अपने पिता के दूसरे घर में आ गई और वहां रहने लगी। लेकिन यहाँ रैक्स को पता चल गया कि ट्रीना कहाँ गई होगी और जस्ट वो सीधा अपना वापिस पूरा तामझाम लेकर ट्रीना के पिता के घर पहुंचा और वहां फिर से वही काम किया जो उसने पहले किया था। जस्ट एक पेट्रोल बम की बोतल निकाली और उस पर आग लगाई और फिर से उनके घर को जला दिया। अब की बार उसने फिर से धमकी दी कि मैं एक बार और छोड़ रहा हूं, अगर अब की बार ट्रीना यहाँ से भागी तो मैं इस पूरे परिवार को ही जलाकर खत्म कर दूंगा। ये चीज होता देख वहां स्किडमोर में रहने वाले शहरवासी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। रैक्स इस शहर का सबसे नफरती इंसान बन चुका था। सभी लोग उससे नफरत करते थे, सभी उससे डरते थे, उसका खौफ खाते थे। इसके अलावा सभी ये भी मान चुके थे कि रैक्स एक ऐसा इंसान है जिसको हम कभी टच नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास शक्तियां हैं, उसके पास वही 2 नंबर वाले जो बंदे होते हैं, बदमाश होते हैं, ये वही है और इसे हम कभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। जी हां, सिर्फ एक टॉफी ने कैसे इस पूरे केस को बदल दिया, जरा जानिए। यहाँ 70 का दशक खत्म होते होते रैक्स और ट्रीना की एक और बेटी भी हो चुकी थी। खैर, अब 80 के दशक की शुरुआत में रैक्स की बड़ी बेटी पास ही के एक ग्रोसरी स्टोर में गई और वहां उसने एक टॉफियों का डब्बा देखा और जस्ट उसने उस टॉफी का डब्बा खोला और उसके अंदर से 1-2 टॉफियां निकाल ली और उसके बिना पैसे दिए ही वहां से बाहर निकलने लगी। अब दुकानदार वो तो पागल था नहीं, उसने उस बच्ची को रोका और कहा कि इसके पैसे दो। अब उसके पास पैसे थे नहीं और उसने यहाँ जस्ट ये कह दिया कि मैं तो ऐसे ऐसे रैक्स की बेटी हूँ। अब ये रैक्स का नाम सुनते ही वो शॉपकीपर फिर से पागल हो गया। असल में उस शॉपकीपर का नाम बो था और उसकी उम्र तकरीबन 70 साल की हो चुकी थी, बूढ़ा हो चुका था। लेकिन फिर भी वो वहां उस बच्ची से लड़ने को तैयार था क्योंकि उसने अभी जिस इंसान का नाम लिया था वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करता था। खैर, जैसे तैसे उस टाइम पर वो बच्ची वो टॉफियां लेकर उस दुकान से निकल गई और बिना पैसे दिए। लेकिन घर जाकर उसने अपने पिता को बताया, यानी कि रैक्स को बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे एक दुकान वाले ने ऊंची आवाज में बात करी है और मुझसे वो पैसे मांग रहा था। अब ये चीज सुनते ही रैक्स हैरान हो गया कि आज तक तो मुझसे किसी ने पैसे मांगे नहीं है और आज ये कौन आ गया जो तुमसे पैसे मांग रहा है। खैर, अब वो सीधा रैक्स उस दुकान पर पहुंचा अपनी बच्ची को लेकर और उस बूढ़े आदमी बो को कहने लगा कि तुमने मेरी बेटी से पैसे कैसे मांगे। इसके अलावा उसने कुछ बात नहीं करी, ना ही उसका उत्तर सुना कि वो बो अभी बोलने क्या वाला था। जस्ट वो वहां से निकला और अपने घर आ गया, अपनी बच्ची को अपने घर पर छोड़ा। रात हुई, बो अपने घर गया और यहाँ रात होते ही रैक्स भी अपना ट्रक लेकर घर से बाहर निकला और बो के घर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। पूरी रात उसने बो के घर के चारों ओर चक्कर लगाए और हवाई फायरिंग करी। जिसके बाद सुबह होते होते वो भी वहां से निकल गया और जैसे ही सुबह अब बो वापस अपनी दुकान पर आया, उसने अपनी दुकान खोली और जस्ट अपने काम धंधे में लग गया। और तभी वहां से उसने देखा कि रैक्स अपना ट्रक लेकर उसके पास आ रहा है और रैक्स जैसे ही उतरा दुकान के अंदर गया और यहाँ जाकर बो के सामने उसने राइफल रखी और कहा कि मैं अब तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। पर उस टाइम पर उसने वहां किसी को कुछ कहा नहीं, जस्ट वापस अपनी बंदूक नीचे करी और वहां से बाहर निकल गया। इसके सिर्फ 1 हफ्ते बाद वीरवार के दिन वो वापस उस बो की दुकान पर गया और वो अपनी दुकान के अंत में नीचे झुककर कुछ सामान वगैरह निकाल रहा था और जैसे उसने देखा कि कोई दुकान के अंदर आया है और पीछे मुड़कर देखा कि हाँ तो अब रैक्स अंदर आ चुका है और वो फिर से खड़ा हुआ और रैक्स के पास जाकर थोड़ी दोनों के बीच में बहस हुई और जस्ट यहाँ रैक्स ने अपनी बंदूक फिर से निकाली और एक फायर कर दिया। वो फायर यहाँ बो के गले को चीरते हुए आर पार हो गया। लेकिन यहाँ बो की किस्मत अच्छी थी कि वो उस टाइम पर बच गया, उस हमले को उसने सर्वाइव कर लिया। लेकिन अब यहाँ रैक्स को गिरफ्तार किया गया और उसके ऊपर अटेम्प्टेड टू मर्डर के चार्जेस लगाए गए। लेकिन उसने फिर से अपनी वही पावर दिखाई, पैसा खिलाया पुलिस वालों को और वो चार्जेस लो करके जस्ट यहाँ पर मार पिटाई की धाराएं लगाई गई। इस मार पिटाई की धारा में भी 2 साल की सजा थी। अब उसे 2 साल तो यहाँ जेल के अंदर रहना ही था और यहाँ सभी शहर वाले सोच रहे थे कि अब शहर में शांति हो जाएगी, लेकिन वो गलत थे। क्यों? क्योंकि जेल के अंदर जाते ही अगले ही दिन रैक्स वापस बाहर निकल गया क्योंकि उसने पैसा खिला दिया था, उससे बॉन्ड भरवा लिए गए थे और आपको भी पता होगा बॉन्ड भरवाते ही किसी को भी जमानत मिल जाती है अमेरिका में। तो यहाँ भी ऐसा ही किया गया, रैक्स ने बॉन्ड भरे और जस्ट वो बाहर आ गया। अब
शहर वाले फिर से परेशान कि अब ये नया कांड क्या करेगा। यहाँ वो जेल से बाहर निकलते ही सीधा अपने घर गया और उसने फिर से अपनी राइफल उठाई और जो शहर का, इस छोटे से शहर का एक मेन चौराहा था, उस चौराहे पर बीच में खड़े होकर चिल्लाने लगा कि मैं अभी अपना अधूरा काम पूरा करने वाला हूं। और सभी समझ गए कि ये बो की जान लेने वाला है। और यहाँ तक कि उसने तो पूरी डिटेल में सबको समझाया कि वो कैसे कैसे क्या क्या प्लान करके बैठा हुआ है। और ये अपना प्लान बताकर वहां से चला भी गया। अब जो आसपास लोग खड़े थे जिन्होंने इसका ये प्लान सुना था वो बहुत ज्यादा डर गए। अब वो सोचने लगे कि यहाँ कुछ करना होगा। वो सीधा वहां से एक झुंड बनाकर, उसका जो मेन आदमी थे वहां के, वो एक ग्रुप बनाकर सीधा जो इस शहर के नेता थे उनके पास गए और सब कुछ बताने लगे। उन नेताओं को पहले से ही पता था कि रैक्स ये सब कर रहा है, तो उन्होंने सोच लिया था कि बस अब बहुत हो गया, अब यहाँ कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई और वो सीक्रेट मीटिंग एक दिन छोड़कर होने वाली थी और यहाँ शहर के जाने माने व्यक्तियों को यहाँ इसके अंदर शामिल किया गया। अब वो जो सीक्रेट मीटिंग थी उसके बारे में रैक्स को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए था और वो लगा भी नहीं। जस्ट आने वाले एक दिन छोड़कर लोग यहाँ इकट्ठा हुए और मीटिंग की गई। मीटिंग में एक प्लान बनाया गया और प्लान कुछ ये था, अब आप आगे जरा सुनिए। मीटिंग होने के अगले ही दिन रैक्स सुबह सुबह अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। उसके घर के बाहर उसने अपने साथ अपनी राइफल रखी हुई थी और जस्ट अखबार वगैरह पढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि एक ग्रुप, जी हाँ, एक ग्रुप लोगों का जिनके पास हथियार है बहुत सारे, सभी यहाँ पर कोई डंडा लिया हुआ है, कोई यहाँ पर बंदूक लेकर बैठा है, कोई पिस्टल लेकर बैठा है, कोई राइफल लिए हुए है और सीधा उसकी तरफ ही चले आ रहे हैं। और वो गोल चक्रे में है, मतलब कि उसके घर के चारों ओर तरफ से आ रहे हैं। और ये लोग कम नहीं थे बल्कि 20 और 22 थे। ये सभी लोग एक गोल चक्रा बनाकर उसके घर को चारों तरफ से घेर रहे थे और धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे। अब जैसे उसने ये देखा तो यहाँ रैक्स को शक हो गया कि ये कुछ जरूर करने वाले हैं। उसने अपनी बंदूक उठाई और जस्ट हवाई फायर करी ताकि ये लोग डर के वहां से भाग जाएं, लेकिन कोई भी नहीं भागा। उसने जस्ट साइड में खड़ा अपना ट्रक, वो उसके अंदर बैठा और तुरंत ट्रीना को अंदर से बुलाया। ट्रीना घर के अंदर से बाहर आई, अपनी बच्चों को साथ लेकर आई और जस्ट वो ट्रक के अंदर बैठ गई। और जैसे ही यहाँ ट्रक के अंदर बैठी ट्रीना तो यहाँ रैक्स ने ट्रक का बैक गियर लगाया और बैक गियर के बाद सीधा ट्रक को बाहर की तरफ मोड़ना चाहा, लेकिन वो ट्रक वहीं अड़ गया। खैर उसने जस्ट फ्रंट गियर लगाकर दीवार को तोड़ते हुए उस ट्रक को बाहर निकाल लिया, सड़क के ऊपर चढ़ा दिया। लेकिन अब वो आगे नहीं जा सकता था क्योंकि उसने इस ग्रुप की एक लेयर को तो पार कर लिया था, क्योंकि जो अभी लोग आ रहे थे वो इस ट्रक से बचने के लिए साइड में हट चुके थे। लेकिन सामने एक और बड़ा सारा सर्कल बनाकर लोग खड़े हुए थे और उनके पास भी सेम हथियार थे। किसी के पास बंदूकें थी, किसी के पास राइफल थी, किसी के पास शॉटगन थी, सब कुछ था, सब हथियार बंद थे। और जैसे ही रैक्स ने ये देखा वो समझ चुका था कि ये जरूर कुछ करने वाले हैं। तभी उसको एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी पीछे से और वो गोली सीधा उस ट्रक के जो साइड मिरर होता है उसके अंदर आकर लगी। और ये गोली चलते ही रैक्स के होश उड़ गए। उसने जस्ट अपना जो मुंह था वो नीचे स्टीयरिंग के ऊपर रख लिया और यहाँ वो जो ग्रुप था, वो बड़े वाला ग्रुप, जो बाहर वाला ग्रुप था लोगों का, उन्होंने धड़ाधड़ गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर सीट के ऊपर। जी हाँ, तकरीबन 150 फायर्स किए गए थे उस ट्रक की ड्राइवर सीट के ऊपर निशाना बनाकर। ट्रीना को कुछ नहीं कहा गया, ट्रीना की बच्चियों को कुछ नहीं कहा गया। जस्ट बाद में ट्रीना को बाहर निकाला, दोनों बच्चों को सेफ सलामत बाहर निकाला। और यहाँ जब रैक्स को देखा गया तो उसका शरीर पूरा का पूरा गोलियों से छलनी हो चुका था। लोगों ने पास आकर भी यहाँ रैक्स के ऊपर गोलियां चलाई थी। खैर अब यहाँ से रैक्स मर चुका था, लेकिन अब यहाँ पर ये मर्डर किया गया था रैक्स का। ऑब्वियसली पुलिस यहाँ पर आई और यहाँ पुलिस ने मर्डर की एक चार्जशीट बनाई, लेकिन वो बनाती किसके खिलाफ? इतिहास गवाह है, कभी भी भीड़ को सजा नहीं हुई है। और यहाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ। 49 लोग टोटल यहाँ पर उस समय इस मर्डर के गवाह थे और सभी को यहाँ कोर्ट में पेश भी किया गया, आसपास रहने वाले लोगों को। लेकिन किसी एक ने भी नहीं माना कि यहाँ उन्होंने कोई गोली चलने की आवाज़ सुनी हो या फिर इसका मर्डर होते हुए देखा हो। उन्होंने तो जस्ट ये कहा, हम तो जस्ट अपने घर से बाहर निकले और ये ट्रक के अंदर मरा पड़ा था, हमें नहीं पता कि कौन यहाँ पर इसको मार कर गया। 49 लोगों में से एक ने भी गवाही नहीं दी इस मर्डर की। अगर कोई गवाही दे देता तो जरूर उन लोगों के खिलाफ यहाँ मुकदमा चलता जिन्होंने रैक्स को मारा था, लेकिन यहाँ गवाही नहीं पड़ी, कोई इसका विटनेस नहीं बना। सोचकर देखिए कितना प्री प्लान था और कितना सही था। जब मुझे इस कहानी के बारे में पता चला तो मुझे यकीनन अंदर से वही बात याद आई कि एकता में ही बल है। अब लोगों ने जब ग्रुप बनाया पूरा और इसको निपटाने का सोचा, तब यहाँ पर रैक्स को वो अपने रास्ते से हटा सके थे। अगर कोई एक आदमी सोचता तो वो नहीं हटा पाता कभी भी और बाद में ऑब्वियसली उसको सजा भी होती। खैर यहाँ रैक्स के मर्डर के आरोप में किसी को कोई सजा नहीं हुई और 49 लोगों को जस्ट वहीं छोड़ दिया गया। कोई यहाँ पर केस नहीं चला, ये केस वहीं ठंडा पड़ गया। अब आप सोचेंगे कि जब ये पब्लिक में ही नहीं आया तो मुझे कैसे पता चला? तो असल में ये 80s में हुआ था और उसके बाद जो लोग वहाँ रहते थे और जिन्होंने कांड किया था और
बाद में जब वो बूढ़े होते गए तो अपने अंतिम टाइम में उन्होंने सब कुछ बताया अपने बच्चों को, और उन्होंने ही कई सारे आर्टिकल्स बनाकर रेडिट पर भी और भी कई ऑनलाइन फोरम्स पर ये चीज़ डाली हुई है, और मैंने वहीं से इसके बारे में जानकर ये कहानी आपको बताई है। चलिए अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। अमेरिका के मैसाचुसेट्स के बॉस्टन शहर में एक इजाबेला स्टुअर्ट गार्डनर नाम का म्यूजियम खड़ा हुआ है। वहाँ की सड़कों पर आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये म्यूजियम बहुत प्यारा है, और इसके अंदर जब आप कभी जाएंगे, अगर आपको मौका लगे तो जरूर जाइएगा। और इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी इतिहास की सबसे बेशकीमती पेंटिंग्स, बेशकीमती नमूने वहां आपको टंगे हुए मिलेंगे, जो कि सच में बहुत खूबसूरत हैं। तो यहाँ 18 मार्च 1990 के दिन इसी म्यूजियम में काम करने वाली एक कारेन नाम की लड़की अपनी गाड़ी को बस लेकर पहुंची। उसने म्यूजियम के साइड में बनी पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क किया, गाड़ी से बाहर निकली और जस्ट म्यूजियम के एंट्रेंस गेट के ऊपर आकर खड़ी हो गई। और यहाँ एंट्रेंस गेट के लिए उसे 2 स्टेप्स गेट जो थे वो पार करने थे। यहाँ एक गेट खुलता पहले, फिर दूसरा गेट खुलता। तो यहाँ दोनों गेटों को खुलवाने के लिए उसने पहले जस्ट साइड में लगा हुआ बटन को दबाया, और वो बटन सीधा अंदर मौजूद जो वहां का गार्ड रूम था वहां जाकर वो सायरन बजाता था, ताकि वो गार्ड अंदर बैठे बैठे ही इस मेन गेट को खोल सकें, क्योंकि यहाँ स्टाफ अब आने वाला था। तो यहाँ कारेन सबसे पहले पहुंची थी, और उसने फिर से जाकर वो डेली जैसे अपना बटन दबाती थी उस बटन को दबाया और इंतजार किया कि वो सिक्योरिटी गार्ड जो अंदर बैठे हैं वो इस गेट को खोलेंगे। लेकिन वो बटन दबाती रही, वो गेट जो था वो अंदर से किसी ने खोला ही नहीं। अब बेचारी कारेन भी परेशान हो गई कि करे तो वो क्या करे। वो साइड में ही बने एक टेलीफोन बूथ पर गई, और वहां से उसने इस म्यूजियम के मैनेजर को कॉल किया और कहने लगी कि मैं ऐसे म्यूजियम के बाहर खड़ी हूं और मैं बार बार वो सायरन बजा रही हूं, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाजा खोलने के लिए नहीं आ रहा। अब अगर मेरी एंट्री अंदर लेट हुई तो आप प्लीज मेरी हाफ डे लीव मत लगा देना, मैं टाइम पर हूं, आप लेट हो। तो यहाँ मैनेजर बोलने लगा कि ऐसे कैसे वो गेट नहीं खोल रहे, रुको मैं यहाँ आता हूँ। तो तकरीबन 10 से 12 मिनटों बाद वो मैनेजर भी यहाँ कारेन के पास पहुंच गया, और कारेन और मैनेजर सीधा अब उस सायरन को दोनों मिलकर बजाने लगे। लेकिन फिर वो सायरन बजता रहा, लेकिन अंदर से गेट किसी ने नहीं खोला। तो जस्ट यहाँ उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो इस म्यूजियम के पीछे से जो रास्ता है वो उस रास्ते से इसके अंदर दाखिल हो। तो यहाँ वो दोनों पीछे गए, और यहाँ मैनेजर के पास बहुत सारी चाबियों का एक गुच्छा था। उस गुच्छे में से उसने एक सही चाबी ढूंढी और पीछे वाले दरवाजे पर वो चाबी लगाई। किस्मत से वो चाबी लग गई। जस्ट अब वो इस म्यूजियम के अंदर घुस चुके थे। म्यूजियम के अंदर बिल्कुल टोटल अंधेरा मचा हुआ था। ये म्यूजियम आप फोटो में भी देख सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है। बाहर से स्ट्रेट है तो अंदर से भी स्ट्रेट ही होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ जैसे ही मैनेजर और वो कारेन अंदर घुसे, उनको बीच में तो टोटल अंधेरा दिखाई दिया, लेकिन सामने जहां वो सिक्योरिटी गार्ड का रूम था उसके अंदर लाइट जल रही थी। तो यहाँ मैनेजर और कारेन सीधा उस सिक्योरिटी रूम की तरफ जाने लगे। दोनों सिक्योरिटी रूम में पहुंचे, दरवाजा खोलने की कोशिश करी, लेकिन दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ था, और उसका जो वो हैंडल होता है वो भी नीचे टूटकर गिरा हुआ था। और जैसे उन्होंने दरवाजा अंदर खोलकर देखा, अंदर कोई मौजूद नहीं था। 2 सिक्योरिटी गार्ड इस नाइट शिफ्ट में इस म्यूजियम में उस टाइम पर काम कर रहे थे, लेकिन दोनों ही उस टाइम पर गायब थे। ये दोनों कहाँ गए और असल में यहाँ हुआ क्या था? यहाँ साइड में ही उनको एक धारदार हथियार जो क्रोबार जिसे बोलते हैं वो भी यहाँ पड़ा हुआ मिला। ये चीज देखकर मैनेजर और कारेन बहुत ज्यादा डर गए। मैनेजर ने सीधा वो क्रोबार अपने हाथों में उठाया और एक टॉर्च जो कि सिक्योरिटी गार्ड वाले रूम में ही पड़ी हुई थी, उस टॉर्च को निकाला और जस्ट अब इधर उधर देखने लगा, क्योंकि उनको डर था कि कहीं हो सकता है जिसने भी ये काम किया हो, जिसने भी इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को गायब किया हो, वो अभी भी इस म्यूजियम में हो और हमारे आने का इंतजार कर रहा हो। शायद वो हमें भी शिकार ना बना ले। जस्ट वो उस टॉर्च को लेकर, क्रोबार को लेकर इधर उधर देखता हुआ उस म्यूजियम से बाहर निकल गए मैनेजर और कारेन दोनों ही। अब दोनों म्यूजियम से बाहर तो आ चुके थे, लेकिन इन दोनों को ही अंदाजा नहीं था कि वो अभी अभी जिस चीज को देख कर आए हैं वो एक ऐसा क्राइम सीन है जो कि इतिहास के सबसे महंगे क्राइम सीन्स में गिना जाएगा। जी हाँ, क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ असल में उस रात हुआ क्या था अब मैं आपको बताता हूँ। इस म्यूजियम में हर रोज रात को 2 सिक्योरिटी गार्ड्स नाइट शिफ्ट पे काम किया करते थे। इन दोनों का नाम था रिक और रैंडी। रिक यहाँ पर नशे पतेओं का आदी था। वो सारा दिन माल पीता, सारा दिन नशे में भन रहता। अब क्योंकि वो सारा दिन माल के नशे में भन रहता था तो उसे अपनी ये नौकरी पसंद नहीं थी, क्योंकि रात का ही तो टाइम होता है जब सेट होकर इधर उधर घूमने में मजा है, लेकिन वो रात को सेट होकर जस्ट अपनी नौकरी पर आ जाता था। इसलिए उसे अपनी ये नौकरी बहुत पसंद नहीं थी। वो जस्ट स्कूल से भी ड्रॉप आउट कर चुका था सिर्फ नशे पतों के लिए। अब क्योंकि उसकी पढ़ाई ज़्यादा कुछ नहीं थी, इसलिए उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी और मजबूरन उसे ये गार्ड वाली नौकरी रिक को करनी पड़ रही थी। अब वो ये नौकरी नहीं करता तो उसके पास पैसे नहीं आते और वो माल नहीं पी सकता था। खैर, वो उस रात भी माल पीकर जस्ट सेट था और यहाँ अपने उसी सिक्योरिटी गार्ड वाले रूम में बैठा हुआ था। तभी रैंडी ने कहा कि मैं एक राउंड मार कर आता हूँ पूरे म्यूजियम का, तब तक तुम इसी में यहीं पर बैठे रहो। तो जस्ट वो रैंडी यहाँ से उठकर अपना
टॉर्च वगैरह लेकर पूरे म्यूजियम में राउंड मारने के लिए चला गया और जस्ट वो आधे घंटे बाद तकरीबन पूरा म्यूजियम चेक करने के बाद वो वापस आया और जस्ट अपने सिक्योरिटी गार्ड वाले रूम में बैठ गया। ये तकरीबन 1 बजे की बात थी। अब 1 बजे फिर से यहाँ रिक उठा और रिक ने कहा कि ठीक है अब तुम यहाँ बैठो, मैं इस पूरे म्यूजियम का अपना जो चक्कर है वो डेली जो मारते हैं वो सारा दिन मारते रहते, सारी रात मारते रहते थे, उनके लिए कोई नई बात नहीं थी ये। वो जस्ट उठा और वहाँ से अपनी टॉर्च वगैरह लेकर राउंड पर निकल पड़ा। अब जैसे ही वो राउंड पर निकला वो आगे की तरफ चला गया और यहाँ रैंडी अब सीसीटीवी की जो स्क्रीन्स वहाँ लगी हुई थी अब वो उन्हें देख रहा था। तभी यहाँ इस म्यूजियम का फायर अलार्म बजने लगा। फायर अलार्म बजते ही जो रिक वहाँ राउंड पर गया हुआ था उसने भी फायर अलार्म सुना। वो तुरंत उस फायर अलार्म की आवाज़ की तरफ गया कि कहाँ से बज रहा है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंचा वो यहाँ आग वाग नहीं लगी हुई थी, जैसे उसने उस फायर अलार्म को बंद कर दिया। तो यहाँ रिक और रैंडी दोनों को ऐसा लगा कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है और इसके अंदर जो लगे हुए उपकरण वो सारे बहुत पुराने हो चुके हैं और वो कभी भी यहाँ माल फंक्शन कर सकते हैं, कभी भी ऐसी ऐसी उठपटांग हरकतें कर देते हैं। यहाँ कोई आग वाग नहीं लगी हुई। खैर रिक अब अपने राउंड पर ही था, रैंडी अपने स्क्रीन्स को देख रहा था। तभी उसने देखा कि 2 पुलिस ऑफिसर्स इस म्यूजियम की तरफ आ रहे हैं। उसने सीसीटीवी में देखा और वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स आकर इस म्यूजियम के मेन गेट पर खड़े हो गए हैं और उन्होंने वही एंटर करने वाला जो बटन था जो ऊपर सायरन बजाता है जिससे वो गेट खुलता है, तो वो उन्होंने वो बटन दबाया और अब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वाले कमरे में वो अलार्म बजा, सायरन बजा और गेट खोलने की गुजारिश की गई। लेकिन यहाँ रात के टाइम पर किसी का भी म्यूजियम के अंदर आना मना था, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे इस अमेरिका का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। इस प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई भी रात के टाइम पर म्यूजियम के अंदर नहीं आ सकता था। तो ये बात दोनों इन सिक्योरिटी गार्ड्स को अच्छे से पता थी। लेकिन रैंडी ने जैसे ही माइक से उसने पुलिस वालों से पूछा, नीचे खड़े थे जो, उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो यहाँ जस्ट उन पुलिस वालों ने कहा कि हम यहाँ रूटीन चेकिंग के लिए आए हैं, हमारे पास फोन आया था कि यहाँ आग वाग लग गई है। तो ये चीज़ अभी अभी उनके साथ हुई थी, अभी अभी उनका फायर अलार्म बजा था। तो यहाँ रैंडी को लगा कि कोई बात नहीं, पुलिस वाले ही हैं, हमारे लिए ही आए हैं और उनको किसी ने खबर दे दी होगी कि यहाँ का फायर अलार्म बज रहा है, इसलिए वो चेकिंग के लिए आए होंगे। तो जस्ट उसने वो गेट खोल दिया और गेट खोलते ही वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स अपनी टॉर्च लेकर ऊपर सिक्योरिटी गार्ड रूम की तरफ आ गए। और इतने में ही जैसे वो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ आए, इतने में ही जो रिक था वो भी अपना राउंड पूरा करके वापस अपने सिक्योरिटी गार्ड वाले रूम में आ चुका था। दोनों अब अंदर बैठे हुए थे और यहाँ दोनों पुलिस वाले अब सिक्योरिटी गार्ड वाले रूम के बाहर खड़े थे और ये चारों आपस में बात करने लगे। तभी एक पुलिस ऑफिसर रिक को देखकर बोला कि एक मिनट, मैंने तो शायद तुमको कहीं देखा है। और जस्ट उसने अपने पास रखी एक डायरी को निकाला और डायरी के 3-4 पेज पलटने के बाद डायरी को वापस उसने अपने बंद करके अपने अंदर रख लिया और जस्ट रिक को कहा कि तुम तो बाहर आओ, तुम्हारे खिलाफ तो वारंट है, तुमको मैं अरेस्ट करूंगा अभी के अभी। तो जस्ट रिक बाहर आया और रिक की गर्दन पकड़कर उसे घुमाकर जस्ट दीवार के साथ लगा दिया और पीछे करके उसके हाथों को हथकड़ी बांध दी। अब रैंडी बेचारा अंदर बचा हुआ था सिर्फ, और रैंडी को समझ नहीं आ रहा था कि रिक इतना बड़ा क्या क्रिमिनल हो गया, वो तो डेली मेरे साथ काम करता है, मेरे ख्याल से तो उसने कुछ नहीं किया। तो यहाँ रैंडी को भी अब जस्ट बाहर बुलाया गया और उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया गया। उसकी भी गर्दन पकड़ी दोनों पुलिस वालों ने और जस्ट उसे भी दीवार के साथ लगाकर उसके भी हाथ पीछे करके उसको भी हथकड़ी बांध दी। अब दोनों ये सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ हथकड़ी से दीवार के साथ बंधे हुए थे और दोनों पूछ रहे थे कि हमने ऐसा क्या काम किया है जो हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो यहाँ वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स पलटकर बोले कि तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया, तुम्हारे साथ लूटमारी की जाएगी। अब वो दोनों पुलिस वाले कोई असली पुलिस वाले नहीं थे बल्कि लुटेरे थे। जस्ट वो उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को पकड़कर इसी म्यूजियम की बेसमेंट में लेकर गए और वहीं एक स्टोर रूम के अंदर बंद करके फेंक दिया। जस्ट वो दोनों अगले 81 मिनटों तक इस म्यूजियम के अंदर घूमे और 13 टोटल 13 पीसीज इस म्यूजियम से वो चोरी करके ले गए। जो 13 पीसेज आर्ट थी वहाँ पर अलग अलग तरह की 13 तरह की आर्ट्स वो चोरी करके ले गए। ये बात अब कैसे पता चली हमें, तो वो जो नीचे सिक्योरिटी गार्ड बंद थे, जब पूरे पुलिस ने इस म्यूजियम की तलाशी ली तो नीचे बेसमेंट में स्टोर रूम में उनको वो सिक्योरिटी गार्ड बंद मिले और उन्होंने ये सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ रात को ये सब कुछ हुआ। ये केस जैसे दुनिया के सामने आया बहुत सारे थ्योरीज बनने लगी, लोग बात करने लगे इसके बारे में कि ये हो सकता है, लोग अपनी अपनी थ्योरीज बनाने लगे। और यहाँ साथ ही में पुलिस द्वारा लाखों रुपयों का इनाम रखा गया उन दोनों चोरों का सुराग देने वाले को, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ आज तक। जी हाँ, आज तक भी इस केस को हुए तकरीबन 31-32 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी उन दोनों चोरों का पता नहीं लग पाया। ये जो 13 पीसेस की आर्ट चोरी हुई थी, इन्हीं में से एक बहुत बहुत ज्यादा रेयर रेम्ब्रांड की पेंटिंग थी जिसका नाम स्टॉर्म ऑन द सी ऑफ गैलिली था। और आप शायद विश्वास ना करें, आज के टाइम पर इन 13
चीज़ों की कीमत अगर हम मिला दें एक साथ में तो इनकी कीमत टोटल 4000 करोड़ रुपए के आसपास की है। जी हाँ, टोटल 500 मिलियन डॉलर्स यानी कि तकरीबन 4000 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी चोरी हुई थी, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि वो जो क्राइम सीन मैनेजर और कारेन ने देखा था वो इस दुनिया की सबसे महंगी चोरियों में से एक का क्राइम सीन था। आज भी वो आर्ट कहाँ है किसी को नहीं पता, कहाँ वो बेची गई, किस ब्लैक मार्केट में है, और बाकी की वो 12 पेंटिंग्स और कहाँ हैं किसी को नहीं पता। तो ऐसा कुछ हुआ था उस रात इस म्यूजियम के अंदर। सोच कर देखिए क्या हाल हुआ होगा उन सिक्योरिटी गार्ड्स का। खैर, आपको एक दोनों कहानियां कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट विंटेज शॉप इंडिया को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।